नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें होते हैं हर वीडियो के अंदर किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। पहले हमने सीटेट मैथ पेडागोजी को पूरा करवाने के लिए आपको प्रॉमिस किया था कि 4 टेस्ट के अंदर पूरा करवा देंगे, लेकिन क्योंकि ये जो लास्ट हमारा वीडियो थी, यानी जो सेकंड टेस्ट था, वो कंसेप्ट बेस्ड हम क्वेश्चंस ले रहे थे। मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड जो हमसे पूछे जाते हैं कि ये बताइए इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाएंगे, वो बेहतर क्वेश्चन थे, तो इसको एक वीडियो के अंदर हम पूरा नहीं करवा सकते थे। इस वजह से अब आपका सीटेट मैथ्स पेडागोजी का जो कोर्स रहेगा वो हम टोटल 5 वीडियो के अंदर पूरा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आगे के क्वेश्चंस करवा रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड कि क्वेश्चंस को कैसे करवाया जाए। इससे पहले हम एनसीएफ को पूरा करवा चुके हैं, एक सेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने हैं। इसके बाद में 2 वीडियोज़ और आएंगी जिसमें बाकी सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। यहाँ आपको पर्सनली मैसेज किए जाते हैं, कोई ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता। पर्सनली आपको बताया जाता है। पर्सनली आपके जैसे 10 पेजेस के ईवीएस के नोट्स है, जिसके अंदर से 15 में से 12 से 13 नंबर का आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, तो वो दिए जाते हैं। साथ ही आपका जो लिंक है, आपके जो हमारा क्रैश कोर्स है, सीटेट क्रैश कोर्स है, 15 डेज क्रैश कोर्स है, उसके लिंक आपको दिए जाते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वो ले सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा को अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा सीटेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुएं का क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। मतलब कि आपको तुलना करनी है कि क्षेत्रफल की कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो भाई आपको हो सकता है आप सभी कर लेंगे, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा। उसका नाम होता है सुपर पोजिशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से खाली देखते नहीं है कि ये कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। आप क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख के देखते हैं। ठीक है, तो एक के ऊपर एक को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कि मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल है, मेरे को 2 अलग अलग सर्कल हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले सर्कल को इसके ऊपर, सर्कल 1 को सर्कल 2 के ऊपर रख के देखूंगा और ये देखूंगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इसी चीज़ को हम कहते हैं सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। समझ में आ गया। वैसे आप ये सारे एस्टीमेट नहीं कर सकते। एस्टीमेट देखो, एस्टीमेट भी कंसेप्ट अच्छा होता है, लेकिन एस्टीमेट चीज़ क्या होती है कि मान लो आपको कोई कमरा दे दिया और कि भैया इसके अंदर हम कितनी बोरी डाल सकते हैं, कितनी चारपाई डाल सकते हैं। जैसे पुराने टाइम पे होता था, घर पे वगैरह मान लो शादी वगैरह हो रही है, तो भाई इस एरिया में कितनी चारपाई आएंगी, 50 चारपाई आ जाएंगे भाई। तो वो वहाँ आप एस्टीमेट करते हो, एस्टिमेशन करते हो। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो किन्हीं भी 2 चीज़ों का एक के ऊपर एक रख के, उसको अध्यारोपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण करेगा। आपको मेन बात वही है, एडिशन सिखाना कैसे। कोई भी आपको टॉपिक सिखाना है ना, तो पहली बात तो उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के सिखाना पड़ेगा। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। दूसरी बात, उसको नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों से स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जो लोग सीधा ऐसे कर देते हैं 2+3 बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा अब देखो ये क्या होगा, ठीक है, और वो उनको लिखना सिखा देते हैं 5, तो ये सबसे बेकार चीज़ है। जब आप ये प्लस का निशान आप बच्चों को सिखा रहे हो, समझ में आया, ये सबसे लास्ट में सिखाने वाली चीज़ है। ये स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्डाइज चीज़ें, सेंटीमीटर मीटर, ये सारी चीज़ें। या आपका कोई सिंबल में ये आ जाता है, प्लस आ गया, माइनस आ गया, ये सारी सिंबल है। मतलब वही चीज़ है कि अगर खाली ये सिंबल लिखा हुआ है और किसी बंदे ने इस सिंबल को नहीं देखा, तो वो ये बता ही नहीं सकता कि इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस है या क्या चीज़ें हैं। तो हमें वो चीज़ सिखानी पड़ती है बच्चों को जो हर कल्चर के अंदर सेम रहती है। वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम हर कल्चर के अंदर सेम रहती है। और हर किसी भी बच्चे को एक चीज़ कहो कि तेरे पास में 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 चीज़ें और आ गई, अब गिन के बताइए टोटल तेरे पास चीज़ें कितनी है, तो वो कहेगा 5। समझ में आया। तो ये वाली जो चीज़ें रहती है ना, जो हम कल बात कर रहे थे, ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंटेशन यही तो था, संवर्धन था, जो उसके अंदर वृद्धि हो रही थी। वर्ब, अगर आप ये कहेंगे
जो एडिशन हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसके अंदर भी पहले बच्चों को संवर्धन सिखाया जाता है, ऑगमेंटेशन सिखाया जाता है उसके अंदर, कि उसी वही चीज़ आपकी बढ़ गई है कि पहले 3 थी अब 5 हो गई है, मतलब दो बढ़ गई है, ठीक है, तो बताओ कितनी हो गई, तो 5 हो गई है भाई, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसको कैसे करेगा, आप वर्ड प्रॉब्लम से सिखाएंगे इसको। तो तीसरा आपका इसका आंसर है। अब देखो शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम ही सबसे पहले बच्चों को करवानी चाहिए। और हमारे साथ क्या होता है, पहले हम सिंपल सिंपल चीज़ें करवा देते हैं, उसके बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं। ये तो उल्टा मेथड है, ऐसे करवाओगे तो आपका बच्चों का मैथ्स वीक होगा। इनफैक्ट आप लोगों का भी जो मैथ्स वीक रहा है वो इन्हीं कारणों से रहा है, क्योंकि मैथ्स के टीचर ने सही तरह से पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। ये हमारी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही है हमारा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, समझ लेना इस चीज़ को, कि जैसे जो बोर्ड मास आपका होता है, कई बार इसके अंदर ब्रैकेट और ऑफ को भी कह देते हैं कि ये हमारी मूलभूत होती हैं आपकी संक्रियाएं। तो हमारी मूलभूत संक्रियाएं 4 ही होती है, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करने के की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी होना आवश्यक है। मान लो मैं बच्चों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि 18 गुणा में 5, मैं बच्चों को ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो अब सोच के देखो कि अगर किसी कोई बंदा मैथ्स में कमज़ोर है तो वो क्या कहेगा, वो डायरेक्ट ये कह देगा कि इनको बच्चा को कह दो 18 गुणा में 5, इस तरह से करवा के सिखा देगा। लेकिन एक्चुअल में ये तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। हमें मैथ पढ़ाया ही उल्टा गया है। हमें सिखाना किस तरह से चाहिए बच्चों को, देखिए हमारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में जैसे बात की हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बता देता हूँ ये क्या होती है। ये प्रॉपर्टी इस तरह की होती है कि 2 × 3 = 3 × 2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये क्रमविन्य गुण होता है, गुणन का, ठीक है। तो भैया इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इससे हम 2 डिजिट और 1 डिजिट के लिए नहीं करेंगे। फिर ये आता है मल्टीप्लिकेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन, ठीक है, गुणन और योग के वितरण के रूप में, ठीक है। अब ये क्या होता है, समझना है इस चीज़ को। ये कह रहे हैं कि मान लो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने बहुतों ने देखी होगी कि ए प्लस बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये चीज़ें आप सभी ने यूज़ कर रखी हैं, लेकिन हमें उल्टा बताया गया है। हमें जब ये चीज़ सिखाई गई उस टाइम पे तो हमें गुणा आ गई थी, ठीक है। लेकिन हमें गुणा बच्चों को सिखानी ऐसी चाहिए कि 18 गुणा में 5 अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उन बच्चों को ये सिखाएंगे, इस 18 को भैया तोड़ लो, 10 × 8 गुणा में 5, पहले 5 को 10 से गुणा कर लो और 8 को 5 से गुणा कर लो, 50 जमा, ठीक है, 50 जमा 40, इस तरह से आपका उत्तर 90 बन जाएगा। तो ये हमें बच्चों को उस टाइम पे सिखाना था। और हमने क्या सिखाया, हमने पहले बच्चों को सिखा दिया 18 × 5, और फिर 6ठी क्लास में उनको ये सिखा रहे हैं, उनको ये बच्चों का खेल लग रहा है, तो और वो भूल भी जा रहे हैं। देखो अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसका नाम वो भूल भी गए। यही तो चीज़ें हैं, और यही चीज़ मान लो आपका सीटेट वगैरह में पेपर में आती है तो आपको यही नहीं पता होता कम्यूटेटिव, क्योंकि आपको ये चीज़ इतनी सिंपल लगती है कि इसके ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है क्योंकि ये तो बेसिक है, ये हमको बताया ही नहीं हुआ। जब हम 6ठी क्लास में जाते हैं ना एनसीईआरटी में, वहाँ जाके ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। लेकिन जब हमें बच्चों को 2 अंकों के बारे में बताना है, 2 अंकों की संख्या को या 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों से ही मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा रहे। उस टाइम पे हम ये सिखा सकते हैं। यही हमारा है कि हम चीज़ों को कैसे समझाएंगे। और ये चीज़ आपकी मैं दोबारा बता रहा हूँ, KVS इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर जाती है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्राइमरी लेवल पे क्या चीज़ नहीं है, कौन हमारी प्राइमरी लेवल पे नहीं है, समझ लेना इस चीज़ को। मतलब कि इस तरह की चीज़ें नहीं है। देखो अगर मैं बताता हूँ, सिमेट्री है, टेसिलेशन है और पैटर्न है, ये आपकी सारी चीज़ें हैं प्राइमरी लेवल पे। लेकिन आपकी कोण नहीं है, कोण मापना, कोण बनाना और ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं है, ठीक है।
हाँ कहीं कहीं है, तो एक आध जगह राइट एंगल के बारे में बात की गई है। राइट एंगल के बारे में भी कहाँ बात की गई है, जब हम स्क्वायर बना रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रही है, तो वो है आपका, समझ में आया। तो इतना ही है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप यही कह सकते हैं कि एंगल आपका कोई चैप्टर नहीं है प्राइमरी में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यही हमारा उत्तर है। नॉन स्टैंडर्ड जो हमारे हैं ना, उनको पहले पढ़ाओ और स्टैंडर्ड मेजर्स को बाद में पढ़ाओ। पहले बच्चों को सिखा दो कि हाथ से माप के देखो भाई तुम, ठीक है। वो हाथ से माप के देखेंगे। अब किसी के आएंगे 4 हाथ, किसी के आएंगे 3 हाथ, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। अब उनको बताएंगे कि भैया 3 हाथ 4 हाथ की बात नहीं है। अब उनको कोई भी एक स्केल दे देंगे या कोई भी एक पट्टी दे दी हमने, सुनो मेरी बात। हमने क्या किया, हमने कोई भी एक पट्टी दे दी या कोई भी एक कंघा दे दिया जो सेम साइज का है। अब जब वो कंघे से नापेंगे तो कंघा सेम आएगा, समझ लेना इस चीज़ को। तो उसके बाद में हम बताएंगे कि अब जैसे ये कंघा तो पूरी वर्ल्ड में सेम नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि अब जो ये स्केल है ना, ये स्केल हर जगह सेम है और इसको फुट्टा कहते हैं। फुट्टा क्यों कहते हैं बड़े वाले स्केल को, क्योंकि ये 1 फुट का होता है और उसके अंदर 12 इंच होती हैं, समझ में आया। तो हमने उसको कहा कि अब ये इंच और फुट्टों का चीज़ हम उसको इस तरह से सिखाएंगे। हम पहले नहीं कह रहे कि ये 5 सेंटीमीटर, हम बच्चों को क्या कहते हैं, इसको माप के दिखाओ भाई। अगर मापने की चीज़ें भी करते हैं तो कहेगा सर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हम डायरेक्ट उनको ये चीज़ सिखाते हैं। नहीं, उनको बताओ तो ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की जरूरत हमें पड़ी क्यों है। आज की डेट में भी ये चीज़ें चलती हैं कि हरियाणा का जो बीघा होता है वो छोटा होता है और जो यूपी, ईस्टर्न यूपी के अंदर बीघा उनका बड़ा होता है। रीज़न वही है क्योंकि वो जब बीघे वगैरह की बात करते हैं तो उन्होंने अपने अपने चीज़ें मापने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई जो ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी कर सके, ठीक है। हालांकि अगर उसको स्क्वायर यूनिट में या इस तरह से आप मापते हो तो वो सेम रहेगा। लेकिन जब मैं 1 बीघा की बात बोलता हूँ तो 1 बीघा ही अगर आप हरियाणा में जाओगे तो वो छोटे एरिया में माना जाएगा, ठीक है। कहीं पे तो बोल देते 4 बीघा में 1 किला हो जाता है, कहीं पे बोल देते 5 बीघा में 1 किला है। ईस्टर्न यूपी में जाओगे तो वहाँ 1 किले जितने बड़े बड़े बीघा दिखा देते हैं वो आपको। तो वही चीज़ होती है भाई आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे कि देखो बना क्यों है, हमारा मैथ कैसे बना है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। बच्चा कहेगा मैं क्यों सीखूं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की ज़रूरत क्यों थी जब मैं हाथ से माप सकते थे। हम हाथ से माप लिया, लेकिन भैया हाथ सबका एक नहीं हो सकता। अरे चलो एक एरिया में तुमने कह भी दिया, तुमने अपने मम्मी पापा को कहा या तुमने अपने तुम्हारे घर में एक है कोई भी एक डंडी है कि 3 डंडी जितना बड़ा है, 4 डंडी जितना बड़ा है, लेकिन वो डंडी भी हर जगह सेम नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हमारा होता है नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट को भी सबसे एंड में बताया जाता है। उसकी वैल्यू बच्चे को तभी पता चलेगी और जब बच्चे को वैल्यू पता चलेगी उसी वजह से उसको याद रहेगी। जैसे मैंने बताया आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद ही नहीं है क्योंकि आपको कभी वो पढ़ाई नहीं गई। जब पढ़ाई गई तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता थी कि इसकी वैल्यू आगे क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। और फिर ये कह देते हैं कि ये तो शॉर्टकट के लिए। अरे भैया शॉर्टकट के लिए नहीं, वो बेसिक है। जिन चीज़ों को आप शॉर्टकट सोचते हो वो एक्चुअली बेसिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं को गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, यह आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब मैं ये गारंटी लेता हूँ जिन लोगों को ये बात पता ही नहीं है उनको ये लगता है अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं को मैं आपस में गुणा कर लूँगा, ठीक है, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा उससे बड़ी होगी। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है तो वो इसको कैसे इसको पढ़ाएंगे कैसे कि भैया ऐसा सच नहीं हो सकता। तो सोचो उनको, जो मैं वही दोबारा कहता हूँ कि जिन लोगों का मैथ्स कमज़ोर है एक्चुअली, तो वो आपको पेडागोजी ऑफ मैथ्स तो पढ़ा ही नहीं सकते। समझा करो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या होता है, देखो इसको कैसे पढ़ाओगे आप। एक्चुअली एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ये कहने का मतलब है कि जैसे 2 गुणा 3, तो इससे जो संख्या निकलेगी ना वो 6 होगी जो कि इससे और इससे बड़ी है, ठीक है। तो ये इनका कहने का मतलब है, लेकिन ये सदा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डेसिमल में जाएंगे, मान लो मैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ आंसर आएगा 0.06 जो कि एक्चुअली इन दोनों संख्याओं से छोटा है। 0.06 0.2 और 0.3 से छोटा है। तो आप इस चीज़ को कैसे पढ़ाएंगे इसके ऊपर बात है। तो भैया
एक्चुअली आप मतलब पढ़ाएंगे इसी चीज़ को। अब इसको पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले कह रहे हैं बाय शोइंग इट थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर, नहीं भाई। बाय शोइंग मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम ऑफ टू डेसिमल नंबर, नहीं। बाय शोइंग ग्रिड पेपर, यही चीज़ है। देखो इस चीज़ के अंदर भी वो रटेगा, इस चीज़ के अंदर भी वो रटेगा, लेकिन इसके अंदर वो रटेगा नहीं, इसके अंदर वो सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या होता है, ग्रिड कैसा होता है, ग्रिड मान लो 100 by 100 10 by 10 का है। 10 by 10 का हमने ग्रिड ले लिया। 10 by 10 का एक बार ग्रिड मैं लेके देख रहा हूँ, हो सकता है लिया ना जाए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। तो ये भैया मैंने एक ग्रिड ले लिया, समझो इस चीज़ को, ठीक है। ग्रिड इसी तरह का होता है, ग्रिड आपको पता होना चाहिए। ग्राफ पेपर जैसा ही होता है। ग्राफ पेपर तो क्या होता है, जो मैथ्स की कॉपियाँ होती है ना एक्चुअली छोटे बच्चों की, वो ग्रिड ही होता है, समझ रहे हो। जो मैथ्स की कॉपियाँ होती है, ग्राफ में और ग्रिड के अंदर फ़र्क क्या होता है कि जो बच्चों की मैथ की कॉपियाँ होती हैं, जो छोटे बच्चों की जो 3 in 1 कॉपी लेके आते हो, या जो बेसिकली मैथ की कॉपी बोल दी जाते हैं, वो एक्चुअली ग्रिड पेपर ही होता है आपका, ठीक है। तो वो डब्बे डब्बे बने होते हैं, तो वही होता है आपका। तो ये मैंने 10 by 10 का ग्रिड ले लिया। अब मान लो मेरे को इसके ऊपर दिखाना है, मैं 0.2 और मल्टीप्लाई 0.3 करके दिखा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। तो 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 का मतलब होता है 20/100, आपको पता होना चाहिए, या 2/10। 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 20/100 भी, ये आपको पता होगा। 0.2 को लिख सकता हूँ मैं 2/10, 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 20/100। 20/100 से ही तो 2/10 बना है, 0 से 0 कट गया था, समझ में आया। तो ये जो 20/100 है, इसको क्या कहूँगा कि इसके अंदर टोटल 100 ग्रिड है। अब मैं वापस फ्रैक्शन के ऊपर जा रहा हूँ, याद करना आप। देखो मैं कैसे जोड़ जोड़ के सिखा रहा हूँ बच्चों को। तो ये मैंने उनको कर दिया कि भैया ये आपका क्या है, ये आपका 20/10 है, ठीक है। क्योंकि एक एक लाइन में 10 थे, तो मैंने 2 लाइन शेड कर दी, ठीक है। तो ये 0.2 हो गया है। अब 0.3 उसको मैं इस तरह से शेड करूंगा अब, ठीक है। तो 0.3 यानी कि 3 लाइनें, 1 2 3। तो यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से जब आप देखोगे तो ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जो ये कॉमन चीज़ आई है ना, जो कॉमन आया है वही आपका आंसर है। तो कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन आ गया। ये कॉमन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 6 कितने में से है, टोटल ये पूरा था 100, 6 में से 100, तो इसको लिख देंगे 0.06, आपको पता हो जाएगा ये इसका आंसर था, यही आपका इसका आंसर था, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे ये चीज़ें, समझो। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये 20/100 लिया है मैंने, 20 डब्बे यहाँ से भर दिए मैंने, और फिर हॉरिजॉन्टली, अगर ये वर्टिकली करा है मैंने, वर्टिकली होता है जब सीधा खड़ा करके करते हैं, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेटा के जो हम करते हैं। तो यहाँ मैंने 30 डब्बे भर दिए, 1 2 3, 30 डब्बे क्यों भरे, क्योंकि 0.3 था। 0.3 का मतलब है 30/100, 30/100, समझ में आया। 3/10 होता है 0.3 का मतलब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 30/100, क्योंकि 30/100 से ही हमारा 3/10 बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 6/10 आ गया, जो कि आपका एक्चुअली इसका आंसर था, ठीक है। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि यहाँ तो देखो भाई, आपके टोटल आपके डब्बे ही कितने बने थे, यहाँ 30 डब्बे बने थे, यहाँ पे आपके 20 डब्बे बने थे, और यहाँ पे आपके केवल कितने बने हैं, 6 डब्बे बने हैं, समझ में आ गया। तो सिंपल आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम उनको बच्चों को सिखा देंगे, और आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चीज़ और है, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा को किस प्रकार से करेंगे हम। गणितीय अवधारणा करनी है, तो चित्र बना रहे हैं, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, यानी कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो तो मैंने बताया था, ये तो सबसे लास्ट में होगी। तो ये समझ लेना, दो सबसे लास्ट में कहाँ है, एक तो इसमें है, एक इसमें है। फिर कह रहे हैं प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना हमारा सबसे पहले काम होता है। तो अगर मैं वैसे भी बिना आंसर देखे भी ये करूं, तो सबसे पहले तो मैं अनुभव प्रदान करूंगा बच्चों को, ठीक है।
चित्र बाद में बनाऊंगा, पहले बच्चा के भाषा के माध्यम से समझाऊंगा। समझाने के बाद में या समझाने के टाइम पे चित्रों के माध्यम से समझा सकता हूं, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और प्रतीकात्मक उपयोग होगा, ये चौथे नंबर पे रहेगा। तो आपका आंसर क्या आपका आंसर पहला ही आ गया, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। देखो, इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, मेथड में पढ़ा रहा था, उस टाइम पे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जिस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि 4 अलग अलग मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिए, कोई छोटा कोई बड़ा। उसके बाद में मैंने कहा था उनके परिमाप में और उनके व्यास के अंदर संबंध निकालो। ठीक है, तो उस संबंध से आप अपना खुद की तरफ से बता रहे थे। देखो भाई, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पैटर्न क्यों सिखाएं बच्चों को। पैटर्न सिखाना ही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैटर्न की वजह से जब बच्चे पैटर्न बनाना सीख जाएंगे तो वो फॉर्मूले बनाना खुद सीख जाते हैं। तो जब उनको फॉर्मूले बनाना आते हैं, मतलब आप पहले उनको फॉर्मूले नहीं सिखा रहे, उनको कह रहे हो तुम खुद ऑब्जर्व करो और तुम खुद फॉर्मूला वगैरह बना पाओगे और ये सारी चीज़ें कर पाओगे, कोई संबंध खोज पाओगे। तो वही आपका इंडक्टिव मेथड होता है, वही आपका इंडक्टिव मेथड है। पहले हमने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल दे दिया हमने अलग अलग तरह के ट्रायंगल। उसके बाद में मैंने कहा कि अब इससे आप नियम बनाओ। ठीक है, तो बच्चे खुद नियम बना रहे हैं, खुद संबंध खोज रहे हैं, तो वही आपका इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी तरह के मैथ को पढ़ाने का। जो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ ना कि नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत ही आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बच्चे से यह पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है। उसने लंबाई गुना चौड़ाई का आंसर दे दिया। लंबाई गुना चौड़ाई होता क्या है? एक्चुअली वो जो रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? वही कहेंगे कि उसने आयत के क्षेत्रफल को ही वो क्षेत्रफल समझता है, कि उसने एरिया को ही ये सोचा है कि वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। यही आपका आंसर है, पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। रोमन अंकों का, आखिर हम जो रोम नंबर होते हैं इनका उपयोग करते क्यों नहीं है? कि हिंदू अरबिक, जैसे हिंदू अरबिक तो आपको पता ही है, आपके इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं, आपके हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी होते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी तरह हम क्यों नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है, उनकी तो एक लिस्ट है, उसको आप याद कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, संख्याओं को बनाना भी जटिल कार्य नहीं है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्स आई ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सही बात है। देखो, रोमन अंक, इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताता हूँ, समझना इस चीज़ को, ये भी क्यों नहीं है, इसका भी जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। रोमन अंकों के अंदर प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम होता ही नहीं है। आपका और कोई भी आपकी संख्या रहेंगी, आपका और कोई भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, उसके अंदर आपके स्थानीय मान होता है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान सही तरह से उसका उपयोग होता ही नहीं है। इस वजह से आपका जो इनका यूज़ है, आप यूज़ कर ही नहीं सकते इनका। ठीक है, अच्छे से इनका यूज़ नहीं कर सकते। स्थानीय मान क्या है, मान लो यहाँ पे, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने मान लो ये लिख दिया आई आई आई, यहाँ पे तो 3 अंक हो गए आपके, एक तरह से देखा जाए 3 रोमन अंक हो गए हैं। ठीक है, और ये एक्स आ गया, ये इस तीनों से बड़ा है। तो ऐसा हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो नहीं होता। जो हिंदी का भी जो लैंग्वेज होती है, या जो इंग्लिश वाले जो आप ये 2018 पढ़ रहे हो, तो ऐसा इनके अंदर तो नहीं होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न भी एक ही है, समझना इस चीज़ को। एक कंसेप्ट होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। देखो, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो आपका ऑर्डिनल नंबर होता है ना, वो मेनली आपके
पोजीशन बताते हैं। पोजीशन क्या बताएंगे, मान लो जैसे मैंने ये लिख दिया, कुछ लोग इसको कह देते हैं 10 है, लेकिन ये 10 नहीं, ये 10th है भैया। ये क्या है, 10th है। इसीलिए कई जगह क्या होता है, जब मैं मान लो यहाँ पे भी आया था तो यहाँ क्या था, बच्चे इस तरह से लिखते थे कॉपियों पे 5th। भैया ये 5th नहीं है, 5th ये है, समझ में आया। ये अपने आप में 5th है। इस ये क्या होता है, ये 5th है, ये 5 नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये भैया 3 लिखा हुआ है। ये 3 नहीं है, 3rd है। आया समझ में। इसलिए आपको अलग से इसके ऊपर आरडी लगाने की जरूरत नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ है जो हमें ना तो कभी पढ़ाई गई और हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए मान लो किसी बंदे को यही नहीं पता कि इनके बीच में ये हमारा 3 नहीं होता, ये 3rd होता है। किसी को ये नहीं पता कि हमारा 2 नहीं होता, ये 2nd होता है, लिखा हुआ होता है। तो वो क्या बता पाएगा कि हम इसका रोमन नंबर्स का यूज क्यों नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट ही नहीं है। प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट होता कहाँ है, जाके जहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज होती हैं। यहाँ वैल्यूज ही नहीं है, यहाँ केवल पोजीशन है। समझ रहा है इस चीज़ को, यहाँ केवल पोजीशन की बात आती है कि वो चौथे बंदे को बुला के लाओ, 10वें बंदे को बुला के लाओ। वैल्यू कहाँ होगी, वैल्यू वहाँ होगी जहाँ पे हम कहेंगे 10 बंदों को बुला के लाओ। आया समझ में, 10 यानी कि उसकी कुछ वैल्यू है। आया समझ में कि x की जब हम कहते हैं x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकली है 10, ठीक है। तो ये आपकी वो वैल्यू होती है जिसको आप माप सकते हो, गिन सकते हो, वो चीज़ है। ये तो आपकी पोजीशन हो गई 10th। आया समझ में। तो ये आपका कभी भी नहीं हो सकता, इस वजह से ये चौथा इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, कह रहे हैं कि एक बच्चे को नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई हैं। उसने इस तरह से घटा दी, ठीक है, कि अगर ये 7 में से 3 घटा दिया और 8 में से 2 घटा दिया। अब बताओ बच्चे को घटाओ के अंदर क्या दिक्कत है। अब जैसे ही इस तरह की घटाओ या जुड़ाव में दिक्कत आएगी बच्चे को, तो समझ लेना बच्चे की प्लेस वैल्यू की जो स्थानीय मान की है वो अवधारणा गलत है। स्थानीय मान को हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। इनफैक्ट हमें जमा और घटा हमेशा स्थानीय मान के थ्रू पढ़ानी चाहिए, जो कि हमने अभी बात करी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो उसके अंदर भी हम स्थानीय मान से पढ़ा रहे थे कि भैया देखो 18 गुना 5 जो मैं कह रहा था, तो इस 1 की वैल्यू एक्चुअली 10 है और इस 8 की वैल्यू एक्चुअली 8 है। आया समझ में। या अगर मैं उनको ये कह रहा हूँ कि 108 गुना 5, तो इस 1 की वैल्यू एक्चुअली 1 नहीं है, ये है 100 जमा इससे 8, इसको गुना करो, पहले इसको 5 से गुना करो और फिर इसको 5 से गुना करो, आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। आया समझ में। तो ये चीज़ जो मैंने बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, वो भी क्यों बताई थी, क्योंकि हमें बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखानी होती है। समझ लेना इस चीज़ को, आ गया समझ में। प्लेस वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू सिखाएंगे तभी हम उनको जितनी भी ज़्यादातर गलतियाँ होती है ना आपकी जमा और घटा करने में, वो प्लेस वैल्यू ना सिखाने की वजह से होती है बच्चों के लिए। समझ में आया। उनको ये कह दिया इससे ये इसको एक हासिल दे देगा, ये इसको ये दे देगा। अरे भैया क्यों देगा, ये इसको क्यों दे, ये 8 में से 8 हटा के हम 7 क्यों लिखें, यहाँ पे क्यों लिखूँ मैं क्या कारण है इसका, बेवकूफ़ हूँ मैं, क्यों देगा भैया इसको। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनको तो ये इसके नीचे यही दिखता है। तो हमें उनको ये बतानी पड़ेगी भैया ये 83 है, इसको हम लिख लेते हैं 70 + 13 और इस 27 को लिख लेते हैं 20 + 7। तो इसके अंदर से ये घट गया है, इसके अंदर से ये घट गया है, इस तरह से आपका होता है। ये चीज़ उनको कभी नहीं सिखाई। उनको क्या सिखाया है, 8 घटा दिया, 8 काट के 7 लिख दिया। 7 क्यों लिखा आज तक बताया किसी ने भी नहीं बताया। जबकि वो क्या था कि मतलब उसको ये समझाया कि भैया ये इसको ये हटा दिया, 7 हटा दिया, तो भैया उससे भी एक ले लिया, उससे क्यों लिया एक, कभी पता चला नहीं पता चला। 70 + 13 ही 83 होता है भैया आपका। तो उसको कहा कि बेटा इसको ये मत समझो ये 2 तरह का क्वेश्चन है, मतलब ये एक क्वेश्चन है, इसको ये समझो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये इससे छोटा है बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 70 और 13 और 20 और 7, इस तरह से अलग अलग माइनस कर लो। यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से आपका ये आ गया, उसके बाद में 50 आ गया, यहाँ से आप इसको जोड़ दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 56। ये आपका आंसर था। तो ये वाली चीज़ें हमको सिखानी पड़ेगी बच्चों को, तभी आएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये इस तरह से एक क्वेश्चन सोल्व कर रखा है।
16 गुना 25 बच्चों को कैसे करना सिखाया या एक छात्र ने किस तरह से किया है। 16 गुना 25, 8 गुना 2, 5 गुना 5, उसने 25 को तोड़ लिया, 5 गुना 5 में 8 को तोड़ लिया, इस तरह से 8 गुना 5 और 2 गुना 5, इस तरह से उसने ये आपका सॉल्यूशन कर दिया। तो ये किया तो उसने ठीक है। अब ये आप इसको कौन से सिद्धांत के हिसाब से बताएंगे। आपके अलग अलग तरह के लॉज होते हैं, एक दो, ठीक है। कम्यूटेटिव इससे पहले हम बता चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। समझ में आया। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था। इसी तरह से एक एसोसिएटिव लॉ होता है कि a प्लस बी, या तो इनको पहले जोड़ लो या a प्लस बी प्लस सी, इनको पहले जोड़ लो, तो ये बराबर ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा। तो इसके अंदर एक्चुअली किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशन में बताया है। एक आपका उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बच्चा इसके अंदर क्या कर रहा है, ये आपका दिया हुआ है, इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, इसके अंदर आपका बच्चा कर रहा है एसोसिएटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमने पहले पढ़ लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लो किस तरह का था कि 16 गुना 5 कर रहा हूं तो बच्चा क्या करेगा, 10 जमा 6, ठीक है, इस तरह से करेगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो था। तो ये तो नहीं है। इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लो ये भी आपका नहीं है। आपका रिपीटेड एडिशन तो आप मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हो, ये भी नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपको 2 गुना 3 आपको बच्चे को बताना है, तो आप कहोगे 3 जमा 3, ठीक है। ये आपने बच्चे को सिखा दिया है कि 2 गुना 3 ये होता है भाई आपका, ठीक है। तो ये भी नहीं है आपका। इसका आंसर है एसोसिएटिव लो। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर पूरा का पूरा एसोसिएटिव लो भी नहीं है। इसका है एसोसिएटिव लो प्लस कम्यूटेटिव लो। इसके अंदर दोनों लो लगे हुए हैं। कैसे किया हुआ इन्होंने पहले तो देखो 8 गुना 2 कर लिया, 8 गुना 2 मल्टीप्लाई गुना 5 गुना 5। फिर इन्होंने यहाँ इस स्टेप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। इस स्टेप के अंदर इन्होंने क्या किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है कि 2 गुना 5 जो मेरा होता है वो 5 गुना 2 के बराबर होता है। यहाँ इन्होंने कम्यूटेटिव लो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने फाइनल स्टेज के अंदर एसोसिएटिव लो लगाया है कि अब जब ये बदल दिया, अब यहाँ से कि पहले अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा इसके इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ मेरा ये एसोसिएटिव लो बन गया है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लो प्लस कम्यूटेटिव लो। एसोसिएटिव लो एक्चुअली अधूरा है कम्यूटेटिव लो के बिना। तो ये आपका होता है, ये आपको पढ़ाए जाते हैं, मुझे नहीं पता पढ़ाए गए या नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन इनका यूज़ हमारे स्कूल के अंदर या जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं तो इनका फुल यूज़ करता हूँ। दूसरी तीसरी क्लास के अंदर भी बच्चों को मैथ पढ़ने के अंदर मज़ा आता है, अलग अलग तरह से वो क्वेश्चन कर पाते हैं। यही चीज़ें होती हैं आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान है। कह रहे हैं कि कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी कि क्वार्टर समझाना है। एक्चुअली ये जो क्वार्टर वाला ये टॉपिक है ये कक्षा 3 का नहीं है, कक्षा 4 का अगर आप उठा के देखोगे, ठीक है। पर चलो इन्होंने लिख दिया कक्षा 3 में। अगर आपको 1/4 आपको पढ़ाना है तो आप किस तरह से कहोगे। हाफ एंड क्वार्टर नाम का चैप्टर है, ये भी बता रहा हूँ मैं 4th के अंदर, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको शायद इतनी अच्छी से पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो भैया प्रतीक जो हमारे सिंबल होंगे इनका यूज़ तो सबसे लास्ट में करना, मैंने हमेशा आपको बताया। तो ये तो पहले हो ही नहीं सकता है। प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल ये सबसे पहले होगा। सबसे पहले ठोस पदार्थों से उसका एक्सपीरियंस बनाना है बच्चे का। एक्सपीरियंस जो हम एक्सपीरियंस देते हैं वो रियल चीज़ों से उसको देते हैं। तो यही हमारा है। सबसे पहले बी, फिर आपका सी होगा, ठीक है, और फिर ए होगा। तो बी सी ए आपका सेकेंड आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये हमने कल भी किया था इस तरह का क्वेश्चन। कह रहे हैं 25 टाइलों के संभव आयताकार व्यू से को व्यवस्थित करें। इस तरह से आप बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हो। तो मैंने बताया था वॉल्यूम हम पढ़ा नहीं सकते, इससे आयतन हम नहीं पढ़ा सकते। तीनों में आयतन है तो ये आप नहीं पढ़ा सकते हो। इससे आप एरिया पढ़ा सकते हो, एरिया तो पता ही होगा। फैक्टर मैंने दोबारा बताया था, फैक्टर आप किस तरह से पढ़ा सकते हो। 25 सिखाना है तो 25 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1, 5 और 25, ठीक है। और मैंने फैक्टर बनाने के लिए आपको बता भी रखा है कि क्या होता है 1 गुणा 5 और 5 गुणा 5, ठीक है। इसी तरह से आपका फिर पेरीमीटर भी आप इससे सिखा सकते हो, फैक्टर सिखा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हो। तो अलग अलग चीज़ें सिखाते हो। तो इसका आंसर है पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ध्यान से समझो। कह रहे हैं योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 है। सब मिलाकर कितने संतरे हुए। भैया ये हमारा मैंने कल भी आपको बताया था, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है ऑगमेंटेशन। तो हमारा
क्या होता है, एक होता है समुच्चयन और एक होता है संवर्धन। तो पहले वाले के अंदर अब हमारा समुच्चयन है, समुच्चयन यानी कि एग्रीगेशन है, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं। और एक आपका जब संवर्धन होता है यानी किसी एक चीज़ में वृद्धि हो रही है, तो वो हमारा उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है एक 9,950 वाले मोबाइल की फ़ोन की कीमत बजट में वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है, या इस तरह का आ जाता है और आ गई हैं, ठीक है, कि पहले 15 लोग थे, अब उसके अंदर 10 लोग थे, अब 5 लोग और आ गए हैं, तो आपकी 15 लोग हो गए, तो उसके अंदर वृद्धि हो गई है उनकी संख्या में। तो ये सारी जब भी चीज़ें होती हैं ये आपका संवर्धन होता है। समझ में आ गया? जब अलग अलग दो चीज़ें हैं, 15 संतरे थे, 17 संतरे थे, सब मिलाकर कितने हुए, तो ये आपके 32 संतरे हो गए। तो ये आपका किसी के अंदर वृद्धि नहीं हुई है। अब आप ये नहीं कहोगे कि 15 संतरों में वृद्धि हो गई या 17 संतरों में वृद्धि हो गई, नहीं, आपने दोनों मिला के बताया है। आया समझ में? लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, अब ये बताओ 9,950 रुपये में वृद्धि हुई है या 375 रुपये में वृद्धि हुई है? ये ना हमारी 9,950 रुपये में वृद्धि होती है, तो ये आपका संवर्धन होता है। समझ आ गया? पहला वाला समुच्चयन होता है, सेकंड वाला संवर्धन है। इसका आंसर पहला ही है, इसलिए मैंने और ऑप्शन भी नहीं लिए बेफालतू में। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। न्यूमरल हमारे सिंबल होते हैं, समझो, और हमारी जो चलो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही नंबर को हम अलग अलग न्यूमरल से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट। समझना, अब इसका ये आंसर क्यों है, ये रीज़न भी बताता हूँ आपको। देखो भाई, हर भाषा के संख्यांक अलग होते हैं। जैसे आपको ये आपका संख्यांक हो गया, या ये आपका संख्यांक हो गया। संख्यांक क्या होता है? जैसे हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे तो हिंदी के संख्यांक अलग होते हैं, इंग्लिश वाले अलग होते हैं। ये इंग्लिश वाले लिखे हुए हैं एक्चुअली आपके, ठीक है। हिंदी वाले जो मैंने लिखा है ये लिख दिया, जैसे ये होता है आपका। तो एक ही नंबर को आप अलग अलग देखो। संख्या तो आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड 12 है, तो 12 ही होगी, लेकिन आप उसको लिख कैसे रहे हो वो आपकी संख्यांक होता है आपका। आगे समझ में? आपका विचार तो एक ही होगा, समझो एक चीज़। तो हमारा जो संख्यांक होता है ना, वो एक माध्यम है, मीडियम है उसका लिखने का। समझ में आया? वो एक मीडियम है जिसका प्रयोग हम करते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए। प्रदर्शित करने के लिए मीडियम का प्रयोग करते हैं, तो वो सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ का। अगर देखा जाए, इसीलिए बच्चों को कभी भी, एक और बात बताता हूँ, इसको हम प्री नंबर कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ेंगे, कि हम बच्चों को डायरेक्ट कह देते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सिखाओ। अरे भैया, आपने 5 लिख दिया तो 5 का कोई मतलब थोड़ी है उस बच्चे के सामने, या उसकी लाइफ में कोई 5 का मतलब थोड़ी है। 5 का उसके लिए कोई भी मतलब नहीं है। आप उस बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखा रहे हो। सबसे पहले उस बच्चे को ये दिखाओ कि ले बेटा, ठीक है, उस बच्चे को 1 to 1 कॉन्सेप्ट सिखाओ। 1-1 कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ। आपके घर में 4 गेस्ट आए हैं, आपने बच्चे को गिनती नहीं आती, बच्चे को पता ही नहीं है 4 क्या है, ठीक है। बच्चे को 4 लिखना नहीं आता, और ये जो सिंबल है ये तो उसने कभी देखा ही नहीं है। ये इनको मैं सिंबल ही मान रहा हूँ, ये 2 0 1 9 ये तो एक सिंबल ही है एक्चुअली, ठीक है। रियल में ये वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो आपके घर में 4 गेस्ट आया, आपने कहा कि बेटा इनके लिए पानी ले आओ 1-1 गिलास, ठीक है, या जो भी चीज़ है। तो उस बच्चे ने 4 गिलास पानी ला दिया। तो ये है 4 एक्चुअली देखा जाए, ना कि ये 4 तो हमने सिंबल बना लिया इस चीज़ के लिए। समझो, इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल बना लिया है। आया समझ में? बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पता नहीं, मैथ्स तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, कि अलग अलग तरह से। इनफैक्ट आपके जो बेसिक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको मैथ्स के बेसिक क्लियर करने हैं तो 7 घंटे का कोर्स बना रखा है केवल मैंने, वहाँ से देख लेना सीटेट का, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक वगैरह भी बता रखे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों को त्रिवियम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। देखो, कोई भी क्रियाकलाप लो, सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि बच्चे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, उसके अंदर कोई ऐसी महंगी सामग्री का यूज़ ना हुआ हो। तीसरी, वो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो।
परिवेश से जुड़ी हुई होगी तो वो अच्छी होगी। समझ में आ गया। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ड्राइंग द टॉप ऑफ अ बोतल, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने वाला समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। पहली बात तो है त्रिवियम होता क्या है, त्रिवियम होता हमारा स्पेशियल। स्पेशियल आपका क्या होता है, जब आपको पोजीशन पता चलती है, पोजीशन पता चलती है। अब देखो पहला और दूसरा दोनों से आपको पोजीशन वगैरह चीज़ें पता चलती है, लोकेशन, लोकेटिंग ऑफ अ सिटी, ये तो होती ही नहीं है। ना तो तीसरा है ना चौथा है, इनसे तो आप ये चीज़ पढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, बच्चों को पहले जो पोजीशन वाली जो चीज़ें होंगी ना, जो उनके आसपास में है, उसको बताओगे कि जो आपको देखने का जो तरीका होता है हर चीज़ का अलग होता है। आप टॉप टॉप व्यू अलग होगा, आपका साइड व्यू अलग होगा, आपका डीप व्यू अलग होगा, हर चीज़ को देखने का तरीका अलग होगा। तो हर चीज़ की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से बदलती रहेगी। तो ये आप सबसे पहले बच्चों को सिखाओगे, तो आपका आंसर है पहला। अब ये वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा बच्चों के परिवेश से बाहर हो जाते हैं। लोकेटिंग सिटीज ऑन मैप, उसको क्या मतलब है, उसके हाथ में तो बोतल है ना, तो वो तो बोतल से खेल सकता है, बोतल से चीज़ें सीख सकता है। तो वो आपका आंसर नंबर 1 है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या होगी। फिर बता दिया, फिर से प्रैक्टिस करना है, या आप कोई भी चीज़ें हैं तो आप क्या करवाओगे ज्योमेट्री के लिए। तो कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर ज्योमेट्री को सरल और मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। सीमित रख लिया तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी, यहाँ परिभाषा देने लगे तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को प्रचुर अवसर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लगेंगे तो तीसरा ही हमारा आंसर हो सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं हिंदू अरबिक गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा गलत है आपके हिसाब से। तो कह रहे हैं एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल सही बात है। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इज डिकेट इज वैल्यू, वैल्यू यानी कि वो भी कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वैल्यूज़ के बारे में, जो वो मान था, मान के बारे में हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। इट इज़ एडिटिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, बेस टू सिस्टम नहीं होता भैया इसका आधार, इसका बेस है 10, इसका बेस क्या है 10 है। बेस टू सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर वगैरह के अंदर यूज़ होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंटेंट वाले उसके अंदर आया भी था, जब उसको कहा था कि इसको लिख के दिखाओ कंप्यूटर वाली भाषा में, कैसे लिख सकते हो। तो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर केवल अभी आज की डेट में 1 0 बाइनरी फंक्शन आप कह सकते हो, बाइनरी में लिख के दिखाओ। तो वो जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, बाइनरी, वो आपका उसका बेस 2 होता है, हमारे इसका तो बेस 10 होता है। तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित शाब्दिक समस्या की पहचान, समस्या को के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो भैया अलग अलग तरह से आपका होता है, आपका एडिशन अलग अलग तरह से होता है, आपका सब्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। तो पहली बात तो यही है कि आपका यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन हो रहा है। तो एडिशन हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। टेक अवे एडिशन नहीं होता हमारा, ये कंपैरिजन एडिशन है, ठीक है। कि 2 कंपेयर कर लिया कि मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो यहाँ मेरी पेंसिल और मनीष की पेंसिल को कंपेयर किया, इसका मतलब उसके पास 6 होंगी और 2 और हैं, यानी कि 8 हो गई हैं। तो यहाँ कंपैरिजन एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनफैक्ट यहाँ भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ भाई आपको। देखिए भाई, अगर आप यहाँ एक बार देख पाएंगे तो आपको कैटेगरी ऑफ एडिशन, इसके अंदर ऑगमेंटेशन, एग्रीगेशन, ये हमने कर ही चुके हैं। इसी तरह से आपकी सब्सट्रैक्शन की भी कैटेगरी अलग अलग होती है, पार्टीशन, रिड्यूशन, कंपैरिजन और कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी, ठीक है। विभाजन, जिसके अंदर अगर मैं बताऊँ, विभाजन, न्यूनीकरण, तुलना और योग की पूरकता, इसी तरह से मैंने तीनों लॉज आपको बताए हुए हैं कि ये क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों लॉज होते हैं आपके। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ से आपको कि कौन सा आपका हो सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी दिखाया हुआ है। और आपका मैथ्स पेडागोजी अगर आप करेंगे तो मैथ्स पेडागोजी के अंदर भी आप इसको मतलब सॉरी पेड नोट्स होंगे जो मैथ्स पेडागोजी के, उसके अंदर भी मैंने इनको पूरा को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं
थोड़ा ही समझ लो, यदि एक दीवार में 1/8 को रंगने के लिए 1/2 लीटर पेंट की ज़रूरत होती है, तो पूरी दीवार को रंगने के लिए कितने पेंट की ज़रूरत होगी? तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, भिन्न को भिन्न से विभाजित कर रहे हैं। सीधा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन मैंने लिया भी नहीं है, जितना पार्ट आपके काम का था वही मैंने लिया था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा 2 में आकृतियों की संकल्पनाओं की जांच करने के लिए आकरण के शीर्ष मुख्य पंक्तियां होंगी। अब समझो एक भी चीज़, जो रूब्रिक्स है, रूब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रूब्रिक्स के अंदर हम किसी भी चीज़ की 2-3 चीज़ों को देखते हैं। मान लो जैसे मैं कोई भी कहता हूँ कि एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, मान लो मैं ये कहता हूँ सिंसियर स्टूडेंट के रूब्रिक्स हमें देखने हैं, तो मैं ये कहता हूँ वो क्लास के अंदर बच्चों की, अपने दोस्तों की हेल्प करता है या नहीं करता है, हेल्पफुल है या नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट के ऊपर अब मेरे लिए क्या होगा, इसके अंदर मैं ये नहीं दूंगा कि वो 10 में से कितना हेल्पफुल है या नहीं है ना, मैं कोई 10 पॉइंट ही लिख लूंगा या 5 पॉइंट लिख लूंगा। मान लो मैंने कोई 4 या 5 पॉइंट लिख लिया है, उसके अंदर से देखूंगा कि वो है या नहीं है, वो टिक होगा या नहीं होगा। इस तरह से चीज़ें रहती हैं कि वो हेल्पफुल है या नहीं है। इसी तरह से वो भाई आपका डिसिप्लिन है या नहीं है, डिसिप्लिन इन द सेंस अब वो टाइम पे स्कूल में आता है या नहीं आता है, वो एग्रेसिव है या नहीं है, वो होगा या नहीं होगा, वो या तो स्कूल में टाइम पे आता होगा या नहीं आता होगा। यही सारी चीज़ें होती है ना, तो राइट रॉन्ग इस तरह की चीज़ें रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें आपको रूब्रिक्स के अंदर यही होता है, आपके अलग अलग पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर आप देखते हैं कि वो चीज़ उसके अंदर है या नहीं है। तो पहला कह रहा है कि परिशुद्धता के साथ आकृतियों का रेखांकन करना और प्रत्येक भुज में भुजाओं को संख्या जानता है। यहाँ पे आपने शेप्स के लिए उनको बस 2 पॉइंट के ऊपर जज कर रहे हो बच्चों को आप, तो ये उतना अच्छा रूब्रिक्स नहीं बनेगा क्योंकि आपने केवल 2 पॉइंट के ऊपर जज किया बच्चों को, ऐसा नहीं हो सकता। परिशुद्धता के साथ आकृतियों का रेखांकन कर सकता है और उन्हें सही नाम दे सकता है। तो यहाँ पे एक तो केवल एक ही पॉइंट कर लिया। तीसरे वाले में कह रहे हैं सही आकृतियों का रेखांकन कर सकता है, सही बात है। आकृतियों को छाट सकता है, उसकी भुजाओं, किनारों और शीर्षों को परिशुद्धता से बता सकता है। तो देखो यहाँ पे आपके कई हो गए हैं। पहला तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तीसरे वाले में भुजा बता रहा है, चौथे वाले में किनारे बता रहा है और पांचवें वाले में शीर्ष बता रहा है। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट हो गए हैं। यहाँ पे यहाँ वाले में दे दिया, दी गई आकृतियों का नाम बता सकता है, एक वृत्त और बहुभुज में अंतर कर सकता है, उनकी समानांतर और असमांतर भुजाओं को की पहचान कर सकता है। अब रूब्रिक्स चौथे वाला भी सही है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ शेप्स की, तो ये शेप्स के ऊपर नहीं है ये वाला रूब्रिक्स, अगर आपको लगेगा तो ये शेप्स, जो बेसिक शेप्स हमें 5वीं तक के बच्चों को सिखाई जाती है, दूसरी कक्षा के अंदर बच्चों को सिखाई जाती है, तो उसके अंदर ये वाली रूब्रिक्स आप ले ही नहीं सकते, ये हायर लेवल हो जाएगा। तो तीसरा आपका आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बच्चों को अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्यों? वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं होता। अनुमान लगाने में आपने देखा होगा, बड़े बूढ़े जो पुराने टाइम के होते थे वो अनुमान बहुत अच्छा लगा लेते थे। जैसे मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारे वहाँ पे मान लो शादी वगैरह हो रही है तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो हमने देखी है इस तरह की शादियाँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी इस तरह का हुआ है कि जब मान लो आपकी कोई भी मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो भैया इतनी खाट चाहिए आपको, 4 पाइयाँ चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली अब तो ये चीज़ें होने लगी कि किसी कहीं से आप लेके आ रहे हो, कुर्सियाँ मंगवा लिया आपने, ये लगवा लिया। पहले क्या होता था, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो अभी भी ये सारी चीज़ें चलती है कि आपस के जो घर कुंबे होते हैं ना, सबकी 4 पाइयाँ एक जगह आ जाती हैं और इस तरह से रह जाता है। तो वहीं पे एक जो बड़ा सा हॉल होता है, वहीं पे उनको बैठा लेते हैं या इस तरह का मेहमानों को उधर ही रख लेते हैं। तो वहाँ पे एस्टिमेट करते हुए देखे थे मैंने लोग कि भाई इस हॉल के अंदर तो आपकी 40 चारपाई आ जाएंगी, 50 चारपाई आ जाएंगे, और वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी वो चीज़ें, ठीक है। तो हम में क्यों नहीं है, हम क्या मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली? ऐसा नहीं है, हमें अगर फीता वगैरह दे दोगे तो हम मेजर कर लेंगे फीते वगैरह से। तो वे दो इकाइयों के बीच अंतर करने योग्य नहीं है भैया। थ्योरिटिकली मेरे को पता है सेंटीमीटर और मीटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं है। उन्हें विभिन्न इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं होता, यही हमारा है कि हमें अनुभव नहीं है। हमें उनके बीच में डिफरेंस तो पता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल जो उनके बीच में अनुभव है वो नहीं पता, और यही हमारा आंसर है तीसरे वाला। आगे समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे एक शिक्षक कक्षा 5 में परिमाप की संकल्पना का परिचय देता है। वह बहुत सारे ज्यामिति कटआउट्स का प्रयोग देती है और कटआउट का प्रयोग करती है। बच्चों से
अपने आसपास की चीज़ों का मापन करने के लिए कहती है। वह संकल्पना की समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। रवि 10 मीटर चौड़ाई वाले वर्ग पार्क के फुटपाथ पर दौड़ रहा है। रवि ने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। इसका कारण क्या हो सकता है? अब समझना इस चीज़ को। बच्चों को परिमाप की संकल्पना बिल्कुल भी समझ ना आई, हो सकता है। अनुदेश देशनात्मक उद्देश्य और आकलन के उद्देश्य में अंतर है। आप समझो इस चीज़ को। इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों को प्रश्न की भाषा समझ नहीं आई? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को प्रश्न की भाषा तो समझ आई है। कक्षा 5 के बच्चे इस प्रकार की समस्या समझने के लिहाज से बहुत छोटे हैं, ऐसा भी नहीं है। अब या तो आपका पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। तो समझो, पहले वाले के अंदर क्या था, बहुत सारे ज्यामिति कटआउट्स का प्रयोग करती है, बच्चों से आसपास की चीज़ों का मापन करने के लिए कहती है। आगे समझ में, उन्होंने माप लिया चीज़ों को, ठीक है, लेकिन वह संकल्पना की समझ का आकलन के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछती है कि 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क में दौड़ रहा है। तो अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या आई है? बच्चों को एक्चुअली परिमाप पता ही नहीं चला, पेरीमीटर क्या होता है। उनको पेरीमीटर के बारे में नहीं पता चला कि भैया ये 10 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, इसको घूम घूम के उसका जो एक चक्कर उसने काटा तो उसको कितनी दूरी होगा। तो मेरे हिसाब से तो यही उत्तर है। अब सेकंड वाला कैसे हो सकता था? अनुदेशात्मक उद्देश्य और आकलन के उद्देश्य में अंतर है कि आपका जो आप पढ़ाना चाह रहे हो तो क्या उसी का आकलन कर रहे हो क्या? बिल्कुल उसी का आकलन कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो आपका आंसर पहला ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो भाई, कह रहे कक्षा 4 की गणित परीक्षा में सवाल है कि भिन्न 5/6 को दशमलव में रूपांतरित कीजिए। तो इस प्रश्न का उद्देश्य शिक्षार्थियों का किस लिए हो सकता है? दशमलव तथ्य गानों को हो सकता है, डेसिमल फैक्ट्स के लिए हो सकता है? नहीं भैया। भिन्न और दशमलव की संकल्पना की समझ के लिए हो सकता है? हाँ ना, ये उस तरह अच्छा क्वेश्चन नहीं है। भिन्न और दशमलव की रूपांतरित करने की प्रक्रियागत कुशलता, बिल्कुल सही बात है। उसकी प्रोसीजरल स्किल कितनी है, वो क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा कोई और बेहतर क्वेश्चन बन सकता था इससे रिलेटेड, समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा और कोई और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो सकता था। ये नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो आपका इनके बीच में आपका फ्रैक्शन और डेसिमल के बीच में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका तीसरा ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक अध्यापक कक्षा 1 में शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान दे रही है। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण करना सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब किस तरह से वो करे? अंकों का परिचय गणना से पहले दिया जाना चाहिए? नहीं। मैंने बात की थी न्यूमरल हमारे हर चीज़ों के अलग होते हैं। मैंने वही बताया था, बच्चों के लिए ये संख्या है, ये 4, ना कि ये 4। तो बच्चों को एंड में बताओगे, ये पहले बता ही नहीं सकते। शिक्षार्थियों को पहले अंक लिखना का अभ्यास करना चाहिए? नहीं। अंकों का संख्या के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए? नहीं। अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों को गणना का अनुभव हो गया हो। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को गणना का अनुभव हो गया हो तभी आप शिक्षार्थियों को अंकों के बारे में बताएंगे कि भैया ये 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 3 के अध्यापक ने कक्षा को व्याकरण पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिए, सब्सट्रैक्शन पर शाब्दिक प्रश्न दिए हैं। कह रहे हैं एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती है, उनमें से पहले से ही 20 बोतलें हैं। इस बक्से में और कितनी बोतलें रखी जा सकती हैं? तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का होगा? आपको ये बताना श्रेणी। अब भैया अलग अलग श्रेणियां होती हैं आपकी, मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था। ये देखो कौन कौन सी श्रेणी है। पार्टीशन है, रिडक्शन है, कंपैरिजन है, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन है। ये आपकी श्रेणियां हो गई हैं, समझ में आ गया? अब इनमें से हमारे वाली कौन सी है, इसके ऊपर अगर बात करते हैं तो देखो एक बार दिखा देता हूँ हिंदी में भी आपको, है ना, हिंदी में भी, वरना बच्चे कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हो। न्यूनीकरण हमारा ऊपर एक श्रेणी जा चुकी है। हम यहाँ कह रहे हैं योग की पूरकता आपकी श्रेणी है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कितना और जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए यदि एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी हो सकता है तो यह 150 मिलीलीटर पानी से भरा होता है, तो और कितना जोड़ा जाना चाहिए? यानी कि 150 मिलीलीटर पानी है अभी गिलास के अंदर
और हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर 250 आ सकता है, तो और कितना डालें हम इसके अंदर पानी, और कितना आ सकता है। तो ये हमारा जब इसके अंदर ये पूछा जाएगा और कितना आ सकता है, तो वो हमारा हो जाएगा योग की पूरकता। योग की पूरकता आपकी कौन सी है, आपका आंसर है सेकंड। ठीक है, कि 50 बोतलें आ सकती है, पहले से 20 है, तो और कितनी बोतलें रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आपका कंपैरिजन, पार्टीशन, रिडक्शन, ये मैंने मैथ्स के अंदर आपको करवाया हुआ है, मैथ्स पेडागोजी क्रैश कोर्स में, या जिसके पास में पेड नोट्स है उसको भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम का कौन सा नहीं है। समिति है, हमने कई बार आया हुआ है, डेसिमल भी है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग भी है, लेकिन हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन नहीं है। चौथा हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे शून्य की अवधारणा किस संक्रिया के द्वारा सबसे उचित है। जीरो आप सिखाओगे कैसे, मैंने हमेशा से बताया जीरो हम पहले सारी बच्चे को गिनती आ जाएंगी तब बताएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में आप जीरो पढ़ा कैसे सकते हो। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। आप बच्चे को कभी ये थोड़ी बता सकते हो कि कुछ नहीं है, उसके आसपास में उसने तो आँख खोली, उसको तो आसपास में कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। बच्चा अंधा थोड़ी है, अंधा होगा तभी वो ये कहेगा कि मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। तो उसको जीरो बताओगे कैसे, तो आप जीरो कैसे बताओगे, सब्सट्रैक्शन से पढ़ाओगे बच्चों को। ये क्वेश्चन केवीएस के इंटरव्यू में 2018 वाले बैच में बहुत सारे बच्चों से पूछा गया था कि आप जीरो कैसे पढ़ाओगे, ये बताओ। तो पढ़ाते कैसे हैं कि मान लो आपने दे बच्चों को दी, बेटा आपके पास ये 5 पेंसिल है, आपने कहा मेरे को एक दे दे, बच्चे ने कहा ले लो मैडम। अब कितनी बच गई, बच्चे ने कहा 4 बची हैं। फिर आपने कहा एक और दे दे, अब तेरे पास कितनी बची, बच्चे ने कहा 3 बची है। फिर आपने एक और ले ली, बच्चे ने पूछा मतलब आपने पूछा बच्चे से कि अब कितनी बची है, उसने कहा 2 बची है। एक और ले ली, उसने कहा 1 बची है। फिर आपने एक और ले ली, बच्चे ने कहा 0 बची है। तो बेटा यही आपका होता है कुछ नहीं। आ गया समझ में, यही आपका जीरो है। इसी को आप कहते हो कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप बच्चे को ये कहते हो कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहते था मेरे पास तो रबड़ है भाई। आया समझ में। लेकिन आपके पास 0 पेंसिल है, यानी आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है। अब एक भी पेंसिल, एक्चुअली हम ये वाली बात कहते हैं, बच्चा भी समझता है इस चीज़ को, एक भी पेंसिल नहीं है, तो उसके दिमाग में यही है कि उसके पास एक भी उससे ले ली गई है। तो ये आपने सब्सट्रैक्शन के थ्रू ही आपके दिमाग में गई हुई ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आखिरी क्वेश्चन है हमारा और आसान क्वेश्चन है। लंबाई को नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आंसर है पहला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा बताना कि कैसा लगा कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक। बाकी आपकी 2 वीडियो के अंदर हम कवर करवा देंगे मैथ्स पेडागोजी। धन्यवाद।